आज हम लोग टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल या जो हमारा औज़ार या जिसको हम लोग कैंची या सिजर्स कह सकते हैं, जो डीएनए को कट करने का काम करता है, वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस भी कह सकते हैं और ये मॉलिक्यूलर कैंची हैं जो कि डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर या पर्टिकुलर साइट्स पे, जिसको हम लोग संकुचन स्थल भी कहते हैं या रिस्ट्रिक्शन साइट्स कहते हैं, वहाँ पर कट करने का काम करते हैं। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये न्यूक्लियसिस प्रकार के एंजाइम्स का एक टाइप है। न्यूक्लियसिस एंजाइम बेसिकली दो प्रकार के हो सकते हैं, एंडोन्यूक्लियसिस और एक्सोन्यूक्लियसिस। एंजाइम्स जो कि डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करने का कार्य करते हैं उनको एक्सोन्यूक्लियसिस कहते हैं, और जब ये डीएनए के स्पेसिफिक पॉइंट्स में बीच में कट लगाते हैं तो इनको हम लोग एंडोन्यूक्लियसिस कहते हैं। इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है ये क्या होता है कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स में जो जीन्स हैं ये बहुत विशाल संख्या में होते हैं। इनमें से कुछ इच्छित जीनों को पहचान कर उन्हें काट कर पृथक करने का काम जो है ये एंजाइम्स करते हैं। ये डीएनए के जो एक स्पेसिफिक या रिकॉग्निशन साइट्स या संकुचन स्थल होते हैं वहाँ पर जुड़ के और डीएनए को कट करने का कार्य करते हैं। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, इन एंजाइम्स के द्वारा पहचाने जाने वाली रिस्ट्रिक्शन साइट की जो बेस सीक्वेंसेस होती हैं वो पैलिंड्रोम्स प्रकार की होती हैं। ये पैलिंड्रोम क्या होता है कि पैलिंड्रोम सीक्वेंस ऐसी होती है जो कि दोनों सूत्रों से या दोनों सिरों से पढ़ने पर ये एक ही प्रकार की होती हैं। जैसे GAATTC, अगर हम इसको 5 एंड से 3 एंड की तरफ पढ़ेंगे तो ये GAATTC पहले स्ट्रैंड में है, और दूसरे स्ट्रैंड से भी जब हम इसको 5 एंड से 3 एंड की तरफ पढ़ेंगे तो ये GAATTC ही होगी। तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होती हैं इनको हम लोग पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें पैलिंड्रोम सीक्वेंस का, तो अगर जैसे डालडा शब्द है, तो अगर आप इसको सीधे से उल्टे हाथ की तरफ या उल्टे से सीधे हाथ से पढ़ेंगे तो वो डालडा ही होगा। तो इस टाइप की सीक्वेंसेस जो दोनों साइड से, चाहे आप राइट से लेफ़्ट पढ़ें या लेफ़्ट से राइट पढ़ें, एक ही चीज़ होती है, उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहा जाता है। तो ये एग्जाम्पल है एक पैलिंड्रोम सीक्वेंस का। अब अधिकांश जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये जब डीएनए पे कट करते हैं तो ये स्टैगर्ड्स या चिपचिपे एक सूत्री सिरे उत्पन्न करते हैं। इन सिरों को अनुलग्नी या चिपचिपे या स्टिकी एंड्स कहते हैं, क्योंकि ये सिरे परस्पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी जो बेस सीक्वेंसेस होती हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। जैसे अगर हम लोग इकोराई की बात करें यहाँ पर, तो ये GAATTC है और 5-3 से भी GAATTC है। तो इसकी जो रिस्ट्रिक्शन जो स्थल है जहाँ पर ये कट लगाता है वो G के बाद लगाता है, तो जो दो सिरे होते हैं ये जो बने हैं ये आपस में वापस जुड़ सकते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे TTAA है तो T के साथ A, फिर T के साथ A के साथ T और A के साथ T आपस में जोड़ सकते हैं, इसलिए इनको स्टिकी एंड्स कहा जाता है। इसी प्रकार से इसके विपरीत कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो डीएनए के दोनों सूत्रों को सममित रूप से काटते हैं और इससे चिपचिपे या जो ये स्टैगर्ड या अनुलग्नी सिरे नहीं बनते हैं और कुंठित या ब्लंट एंड्स जो हैं वो निर्माण होते हैं। ये सिरे जो हैं वो आपस में जुड़ने के सामर्थ्य नहीं रखते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ये ब्लंट एंड का है। इसमें कोई यूनी या मतलब एक जो चिपचिपा सिरा है वो इसमें उत्पन्न नहीं हुआ है, तो ये आपस में अब जुड़ नहीं सकता, इसको ब्लंट एंड कहते हैं।
अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नाम किस प्रकार से रखा जाता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नाम बेसिकली उस ऑर्गेनिज्म के नाम पर रखा जाता है जहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट या जहाँ से इसको लिया गया है या इसको आइडेंटिफाई किया गया है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग इकोराई का एग्जाम्पल लें तो ई जो है वो एस्चेरिशिया शब्द से लिया है, को जो है वो इसकी स्पीशीज़ एस्चेरिशिया कोलाई से ली गई है, आर इसकी स्ट्रेन RY13 में से लिया गया है और क्योंकि ये उस स्ट्रेन का पहला एंजाइम था जिसको लिया गया है इसलिए 1 शब्द आ रहा है इसके, और इसको हम लोग कहते हैं इकोराई। मतलब एस्चेरिशिया से कोलाई CO और फिर R इसकी स्ट्रेन RY13 और 1 जो है वो इसकी पहला एंजाइम होने की वजह से इसका नाम है इकोराई। इसी प्रकार से जो BAM-H5 है ये बैसिलस एमाइलोल्यूकीफेशियन स्ट्रेन H के 5th एंडोन्यूक्लियस आइडेंटिफाइड हुआ था, इसलिए इसका नाम BAM-H5 है। इसी प्रकार से जो NOT3 है ये नोकार्डिया ओटिडिडिस 3rd इसका एंडोन्यूक्लियस, इसमें से एंजाइम आइडेंटिफाई हुआ था, तो ये 3रे नंबर पे आइडेंटिफाई, इसलिए इसका नाम है NOT3। अब एप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसमें जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो मेन काम होता है ये जहाँ पर भी किसी भी DNA को कट करेगा तो वो उसी साइट पर कट करेगा जिसकी वजह से उसमें स्टिकी एंड्स बन सकते हैं और ये स्टिकी एंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और ये आपस में जुड़ सकते हैं। एक ही जैसे DNA में से कटे हुए पीसेस भी जुड़ सकते हैं और 2 अलग अलग जीनोम में से जो DNA के पीसेस हैं वो भी जुड़ने का सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि इनके जो स्टैगर्ड्स या जो इनके चिपचिपे सिरे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आपस में जुड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का ये वाला डायग्राम देखेंगे। इसको अब हम लोग देखेंगे, ये एक पैलिंड्रोम है GAATTC। ये जो लाल रंग का है ये एक DNA है और जो नीले रंग का है वो दूसरा DNA है और दोनों ही DNA को एक ही प्रकार के जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इकोराई से काटा गया है, जो कि इस सीक्वेंस GAATTC को पहचानता है और ये G पे कट लगाएगा और ये चिपचिपे सिरे TTAA दोनों तरफ से कट जाएंगे। अब ये आपस में दोनों रेड वापस जुड़ सकते हैं या यहाँ पर ये ब्लू वाला जो पोर्शन है, क्योंकि इसके भी सिरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसलिए अब आप देखो कि कटने के बाद बीच में ये ब्लू कलर का जो किसी और DNA का पार्ट है वो भी आके इससे जुड़ गया। तो इसलिए जो नीचे वाला हमको DNA मिला है ये इसमें चिपचिपे सिरे आपस में जुड़ने से, आप ध्यान से देखिए तो ये रेड कलर के बीच में ब्लू वाला पार्ट जुड़ गया है क्योंकि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस थी और इनको आपस में ये एंजाइम लाइगेज के द्वारा जुड़ सकता है और नया रिकॉम्बिनेंट जीन इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और लाइगेज एंजाइम की मदद से रिकॉम्बिनेंट DNA का निर्माण हो सकता है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है और जो हरे रंग का पोर्शन है ये किसी और DNA का पार्ट है जो कि एक ही प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा कटे हैं, इसलिए इनके जो जो इनके सिरे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वो आपस में जुड़ सकते हैं। तो ये प्लाज्मिड है और ये एक DNA का पोर्शन है जिसको हम उस वेक्टर में ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसके जो एंड्स हैं वो आपस में जुड़ गए हैं और इस प्रकार से एक नया प्लाज्मिड जो है वो प्रोड्यूस हो गया, जिसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो इसमें भी आप लोग देख लीजिए, इसी प्रकार से ये ह्यूमन जो रेड कलर का ये ह्यूमन इंसुलिन वाला अगर जीन है, ठीक है, और ये एक प्लाज्मिड है, इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट दिख रही है, यहाँ से वो कट जाएगा और वहाँ पे कटने के बाद वहाँ पर ये रेड कलर का पोर्शन जो है वो DNA लाइगेज की मदद से जुड़ गया और नया एक रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोड्यूस हो गया
जो कि एक प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हम कह सकते हैं, जिसके अंदर अब ह्यूमन का जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो ये किस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हो सकता है और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में आपको समझाया। थैंक यू।